ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, साथ ही साथ मेरी आवाज आ रही है, सब क्लियर है? कमेंट करना जल्दी। यस। ओके, ठीक है। सो तैयार हो आप लोग? आर यू रेडी? यस और नो? ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा था, मैं कोई भी 5 डायमेंशन आपसे पूछने वाला हूँ, और जिन बच्चों को मैं 5 डायमेंशन पूछने वाला हूँ उनके मैं नेम भी यहाँ पर राइट करूंगा। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तैयार हो सब लोग? आर यू रेडी? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रणव चौधरी। प्रणव, माइक ऑन करना अपना। प्रणव, मेरी आवाज आ रही तुम्हें? जल्दी करना, टाइम नहीं है हमारे पास। यस सर। अच्छा, चलो डायमेंशन बताओ। सबसे पहले मैं हर एक चीज के आपको डायमेंशन पूछूंगा, ठीक है? तैयार हो आप? ओके ओके, सो पता है डायमेंशन कैसे पूछने हैं? सो सबसे पहले मुझे बताना फोर्स के डायमेंशन। फोर्स के सबसे पहले फॉर्मूला बताना। चलो, फोर्स का F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, फॉर्मूला हो चुका है। अब यूनिट बताना। चलो बताओ, यूनिट बताओ, जल्दी करो। केजी केजी इनटू हाँ, मास इनटू सेकंड स्क्वायर। अरे भैया वो मीटर पर सेकंड मीटर स्क्वायर बाय होता है। सेकंड। हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा चलो बताओ इसके डायमेंशंस। M1 अच्छा, M1 L1 प्रणव बताएगा, सिर्फ Yes, प्रणव, सिर्फ प्रणव बताएगा। हाँ बताओ M1 प्रणव। हाँ, M1 L1 T raised to -2। वेरी गुड, T raised to -2। वेरी गुड बेटा। चलो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट। अच्छा, माइक ऑफ कर देना अपना। ओके सर। ओके, गुड, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज महक विखे। महक, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes sir. ओके, तैयार हो आप? Yes sir. ओके, वेरी गुड। अब मुझे बताना वर्क के डायमेंशन। सबसे पहले फॉर्मूला बोलो वर्क का। Work is equal to force of multiply displacement. वेरी गुड, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब यूनिट बताना, बोलो बेटा। M is equal to अच्छा, kg. डायमेंशन। हाँ चलो, वर्क के यूनिट, यूनिट बताना। यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या होगा? वो ऊपर लिखा है मैंने, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्स यानी क्या है? ये एक्स क्या क्वांटिटी है बोलो? ये डिस्प्लेसमेंट है, सही है? Yes. अच्छा, सो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है बेटा? एसआई यूनिट बोलो डिस्प्लेसमेंट का। सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट होता है मीटर। सो केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन बताना। चलो बोलो डायमेंशंस। M1 L2 M1 L2 T-2. वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट, गणेश। गणेश ठाणगे, आवाज आ रही है गणेश? गणेश? यस सर। अच्छा चलो, आप तैयार हो? यस। अच्छा चलो, पावर के डायमेंशन बताना। सबसे पहले पावर का फॉर्मूला बोलो, बोलो जल्दी। टाइम। वेरी गुड, वर्क अपॉन टाइम। वेरी गुड, वर्क अपॉन टाइम। अब Time. बताना इसका एसआई यूनिट बोलो। एसआई यूनिट बताना। बोलो जल्दी। इसका एसआई यूनिट सिंपल से याद रखना, जूल पर सेकंड, और जिसे हम वैट में भी लिखते हैं, ठीक है? अब बताना इसके डायमेंशंस। यस सर।
डायमेंशन बोलो चलो। ML2 T3 M1 L L2 L2 L- T T3 प्लस वाला 3 या माइनस वाला 3? -3 ओके, -3, वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, नालकर श्रद्धा। नालकर तैयार हो आप? आर यू रेडी श्रद्धा? यस सर। ओके, अब मुझे बताना आप मोमेंटम के डायमेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले बोलो मोमेंटम का फॉर्मूला, बोलो जल्दी मोमेंटम का फॉर्मूला। बेटा मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास मास इंटू मल्टीप्लाई, वेलोसिटी। वेरी गुड, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब यूनिट बोलना, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, बोलो जल्दी। इसका ऐसा यूनिट आता है मास यानी कि केजी में, और वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकंड में। ऐसा यूनिट भी आपको याद रखने हैं, इस फॉर्मूले के ऊपर ही ऐसा यूनिट आने चाहिए। मास रिप्रेजेंट करते हैं हम केजी में और वेलोसिटी को बताते हैं मीटर पर सेकंड में। अब बताना इसके डायमेंशंस। ml T⁻⁻1 m1 l1 T⁻⁻1 ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, m1 l1 T⁻⁻1, ओके, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट डायमेंशन पर, देखते हैं ये वाला डायमेंशन आप किसे आता है। सो अब हम क्वेश्चन पूछेंगे प्रांजल को। प्रांजल माइक ऑन करना अपना। यस सर। अच्छा चलो, मुझे तैयार हो आप? यस। ओके, बताना प्रेशर का फॉर्मूला बताना सबसे पहले। फोर्स पर यूनिट एरिया। वेरी गुड, वो फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब बताना इसका एसआई यूनिट। केजी। केजी मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। यस। मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, यानी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, न्यूटन पर मीटर। यस। अब बताना इसके डायमेंशंस। केजी एम एम L raised to -1 L⁻⁻1 T raised to -2। ओके, वेरी गुड। सो इस तरह से डायमेंशन बताए जाते हैं। बच्चों ध्यान देना, मैं आपसे पूछूंगा, जैसे अभी प्रांजल ने बताया प्रेशर का, सबसे पहले उसने फॉर्मूला बताया क्या होता है बिल्कुल अच्छी तरह से, बाद में वो यूनिट होते हैं वो भी उसने बिल्कुल अच्छी तरह से बताए, और बाद में लास्ट में उसके डायमेंशन बताए। सो इस तरह से आपको ये डायमेंशन बताने हैं, ठीक है। तो मैं हर एक को कोई भी 5 स्टूडेंट्स लूंगा और उनको ये 5 डायमेंशन बोलूंगा। सो अब आते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक पर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, जिसे हम लेने वाले हैं वो कल वाला प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं। काफी सारे बच्चों ने इसे सॉल्व कर कर भेजा है। ये रहा प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा चलो, कोई बताना इसको हमने कैसे सॉल्व किया था। सो ये डायमेंशन ऑफ होमोजेनिटी पर, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड प्रॉब्लम था। सो सबसे पहले पूछा क्या था, a अपॉन b के डायमेंशन बताओ, और इक्वेशन दिया था p इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वेयर अपॉन b मल्टीप्लाई बाय x, ये था इक्वेशंस। और p था प्रेशर यहाँ पर दिया था, t था टाइम, और x था डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन में से a के डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन पर ध्यान देंगे तो a माइनस टी स्क्वेयर ऐसी टर्म है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू, लिखेंगे हम डायमेंशन ऑफ, क्या होगा, डायमेंशन ऑफ a के और डायमेंशन ऑफ t के डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। सो डायमेंशन ऑफ a हमें पता करने हैं और डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर हमें मालूम है, यानी कि m0 l0 t की पावर होगी। तो यानी a के डायमेंशन आते हैं t⁻²। आई बात समझ में? कमेंट करो जल्दी, अंडरस्टैंड, बोलो जल्दी, क्या कोई दिक्कत वाली बात है क्या?
कमेंट करना। अच्छा चलो फिर ठीक है, ये मिल गए हमें ए के डायमेंशंस। अब जबकि इस इक्वेशन में हमें ए के डायमेंशन पता है, पी के डायमेंशन पता है, टी के डायमेंशन पता है, एक्स के डायमेंशन पता है, तो हम बी के डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। सो किस तरह से फाइंड किया जाएगा, यानी हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a minus t square upon b multiply by x। अब बताना प्रेशर का, प्रेशर के डायमेंशन, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स के डायमेंशन लिखते हैं m1 l1 t raised to -2। एरिया के डायमेंशन लिखोगे आप m0 l2 t0। सो इस तरह से हमें प्रेशर के डायमेंशंस मिलते हैं। सो प्रेशर के डायमेंशन आते हैं m1 l raised to -1 t raised to -2। बोलो सही है, बोलो जल्दी, क्या ये प्रेशर के डायमेंशन सही है? Yes. ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रेशर के डायमेंशन, वो हो गए m1 l-1 t-2। अब आते हैं इस टर्म में, क्या हमें ए के डायमेंशन अभी हमने फाइंड किए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए के डायमेंशन है t2, फिर टाइम के डायमेंशन भी है t2, और मैंने बताया है आपको इसे जीरो नहीं करना है, इसे जीरो बिल्कुल नहीं करना। और बी के डायमेंशन जबकि हमें फाइंड करने हैं, बी के डायमेंशन जबकि हमें फाइंड करने हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन हमें पता है, वो हो गए l1। तो यहाँ से मैं फिर से बताता हूँ, जीरो बिल्कुल नहीं करना है, तो डायमेंशन आते हैं m l-1 t-2 t2, और यहाँ पर आने वाला है b जिसके डायमेंशन हमें पता करने थे, और ये आएगा l1। तो b के डायमेंशन आते हैं, देखो b यहाँ पर लेकर जाना है, तो ये होगा t2 डिवाइडेड बाय m1 l-1 t-2 और l1। सो अब बोलो b के डायमेंशन क्या ये आते हैं m-1, ये -1 a + 1 0 यानी l0, और t रेज टू ये 2 -2 ऊपर आ जाएगा और t रेज टू 4 हो जाएगा। बोलो सही है या फिर गलत हुए? करेक्ट है सर। बोलो फिर से बताना क्या सही है। Yes, sir. ओके वेरी गुड। सो अब हमें पता करने हैं a अपॉन b के डायमेंशन। सो हमें डायमेंशन किसके मिल गए, a के डायमेंशन पता है, अब हमें b के भी डायमेंशन पता है, तो डायमेंशन हम लिख लेते हैं a अपॉन b के। सो a अपॉन b के डायमेंशन आते हैं, देखो a अपॉन b के डायमेंशन, सबसे पहले a के डायमेंशन m0, ये रहे a के डायमेंशन m0 l0 t2, फिर आते हैं b के डायमेंशन पर, b के डायमेंशन है m-1 l0 t4। तो इसे आप लिखोगे a अपॉन b इज इक्वल टू, ये माइनस ऊपर आने के बाद हो जाएगा +1, l तो 0 ही रहेगा और ये -4 रहेगा, मतलब ये t2 था और इसके बगल में t रेज टू -4 होगा। सो a अपॉन b कितना आता है बच्चों, m1 l0 t-2। अब बताना ये डायमेंशन कितने बच्चों के आए थे, ये डायमेंशन कितने बच्चों का आए थे, जस्ट रेज योर हैंड। डायमेंशन है m1 t-2, जस्ट रेज योर हैंड। ओके वेरी गुड, बिल्कुल आसान सा सवाल था। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, और प्रॉब्लम आपको दिया है, ध्यान देना ये बिल्कुल ही नया वाला प्रॉब्लम है। ओके तो अच्छे से सॉल्व करना, क्योंकि प्रॉब्लम इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। सो प्रॉब्लम ये रहा आपके सामने, फाइंड, पूछा गया है आपको फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा। इन इक्वेशन दिया है p इज इक्वल टू p0 e रेज टू माइनस अल्फा t स्क्वायर, और ऑप्शन दिए हैं, ये क्वेश्चन है IIT 2012 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2012 में, और पूछा था आपसे अल्फा के डायमेंशन बताना, और ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन थे m1 l1 t-2, ऑप्शन सेकंड था m0 l1 t+2,
ऑप्शन थर्ड था m0 L0 t-2 और ऑप्शन लास्ट था m0 L0 t+2। क्या सॉल्व कर पाओगे? ट्राई करो एक बार सिर्फ ट्राई करना। दिक्कत कहाँ आती है ये मुझे बताना, कहाँ पर दिक्कत आने वाली है आपको, एक बार ट्राई करो और मुझे बताना आपको डिफिकल्टी कहाँ आ रही है। सबसे पहले ट्राई करो। हो गया आपका? सॉल्व कर दो, बोलो जल्दी। क्या मैं अब इसे सॉल्व कर ध्यान देना, अब मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूं। ओके, क्या किसी का आंसर आया है? ओके, चलो अब इसे सॉल्व करता हूं। अब मुझे एक बात बताना, कोई भी क्वांटिटीज हो जो पावर में लिखते हैं, क्या हम कोई भी क्वांटिटी पावर में ऐसे लिखते हैं ना, 10⁻³ मीटर, या फिर होगा 10⁻⁻6 मीटर, या फिर होगा 10⁻⁻7 न्यूटन, या फिर ऐसा भी हो सकता है, मैं कोई भी ले रहा हूँ 10⁻2 सेंटीमीटर। क्या हम ऐसा लिखते हैं क्या बेटो? ध्यान दो, 10⁻2 सेकंड, 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻7 न्यूटन, 10⁻+2 सेंटीमीटर। कौन सा वाला सही है? ये वाला करेक्ट है या फिर ये वाला करेक्ट है? बोलो जल्दी, माइक ऑन करके बोलना। ये फर्स्ट वाला जो हमने लिखा है, फर्स्ट वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला करेक्ट है, सही है, फर्स्ट वाला करेक्ट है और सेकंड वाला रॉन्ग है। यानी कि जो भी पावर होगी उसे हम यूनिट से जोड़ नहीं सकते, उसे हम यूनिट के टर्म्स में नहीं लिख सकते, जो भी पावर होगी। यानी इसे दूसरे लैंग्वेज में हम ऐसा कहेंगे, जो भी पावर होगी वो डायमेंशनलेस होगी। ध्यान देना, हमेशा के लिए याद रखना, जो भी पावर होगी वो हमेशा डायमेंशनलेस होगी, पावर के पास डायमेंशन नहीं रहेंगे। इसी लॉजिक को हम इस प्रॉब्लम पर अप्लाई करने वाले हैं, यही वाली लॉजिक। सो हमेशा याद रखना, जब भी कोई क्वांटिटी आपके सामने आए e⁻⁻ समथिंग, तो याद रखना ये ऊपर वाली क्वांटिटी होगी, ये डायमेंशनलेस होगी, या फिर 10⁻+2 लिख लो, सो ये क्वांटिटी भी डायमेंशनलेस है। या फिर ऐसा भी आता है 10⁻⁻a⁻t, तो ध्यान देना ये पूरी क्वांटिटी क्या है? डायमेंशनलेस है। हमेशा याद रखना, जो भी पावर आने वाली है वो क्या होगी? डायमेंशनलेस होगी। सो इसी लॉजिक को इस वाले प्रॉब्लम में हम अप्लाई करते हैं। इक्वेशन दिया था P = P0 e⁻⁻t², और अभी मैंने बताया जो पावर की टर्म है वो क्या है? डायमेंशनलेस। यानी डायमेंशंस ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई बाय t² इज इक्वल टू, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? m0 L0 t0। बोलो जल्दी, लिख सकते हैं या नहीं? अरे m0 L0 t0, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये तो डायमेंशनलेस है। बोलो सही है? बोलो क्या ये बात सही है? जल्दी बोलना, कोई दिक्कत वाली बात है? यस सर। बिल्कुल सही है। अब ध्यान दो, मुझे पता किसके डायमेंशन करने हैं? अल्फा के। किसके डायमेंशन पता करने हैं? अल्फा के। सो अब हम आते हैं यहाँ पर। सो अब हमें अल्फा मल्टीप्लाई बाय t² की डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, जिसे हम लिखेंगे m0 L0 t0। अल्फा मल्टीप्लाई बाय टाइम है, ये t क्या दिया है उन्होंने? टाइम है। t का मतलब ये टाइम के डायमेंशन, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? t⁻² इज इक्वल टू m0 L0 t0। बोलो सही है? बोलो सही है? क्या कोई दिक्कत वाली बात है? जल्दी बोलना, जल्दी से आंसर देना बेटा, माइक ऑन करके। बात समझ में आई? मैं फिर से बताता हूँ, जो भी एक्सपोनेंशियल में, ये e का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। अभी ये छोड़ दो, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, जो भी पावर वाली टर्म होगी वो डायमेंशनलेस होगी। यानी जो पावर वाली टर्म थी, माइनस साइन को छोड़ दो, माइनस साइन वैसे भी हम लेते नहीं। सो अल्फा मल्टीप्लाई बाय t², अल्फा मल्टीप्लाई बाय t², ये कौन सी क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। डायमेंशनलेस यानी
जो मास की पावर होगी, जो लेंथ की पावर होगी, वो टाइम की पावर होगी, वो क्या होगी? 0 होगी। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू m0 l0 t0। आई बात समझ में? सो ये था टाइम के डायमेंशन t⁻²। सो अल्फा के डायमेंशन ये t यहाँ नीचे आ जाएगा। सो ये होगा m0 l0 t0 अपॉन t2। सो इसे हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू m0 l0 t⁻²। आई बात समझ में? बोलो आसान है या कोई डिफिकल्ट वाली बात? जल्दी बोलो। No, sir. आसान है? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। सो फिर से बताता हूँ, जो भी एक्सपोनेंशियल यानी जो भी पावर वाली टर्म आएगी, उस पावर वाली टर्म के डायमेंशन 0 होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। और उन्होंने पूछा था अल्फा के डायमेंशन बताना। सो अल्फा के डायमेंशन है डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू m0 l0 t0, यानी हम लिखेंगे डायमेंशन लेस की टर्म में। और हमें पता करना थे अल्फा के डायमेंशन। सो अब बताना ऑप्शन कौन सा सही है, बोलो जल्दी। ऑप्शन थर्ड वाला सही है। Third. अच्छा, किसी का आया था ऑप्शन थर्ड? एनीवन जस्ट रेज योर हैंड। किसी का आया था ऑप्शन थर्ड? ओके, ठीक, काफी सारे बच्चों का आया था। सो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, देखते हैं इसे कितना बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके लिए। ध्यान देना, फिर से इसी लॉजिक पर प्रॉब्लम होगा। सो अच्छे से सॉल्व करना। प्रॉब्लम है find the dimension of find the dimensions of beta in p is equal to alpha divided by beta e raised to minus alpha z upon k multiply by theta। और यहाँ पर आपको गिवन दिया है where p is a pressure, next where z is distance, next where theta is temperature, and where k is Boltzmann constant। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मैं इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट को भी लिख देता हूँ। यूनिट है इसके kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय k मतलब टेम्परेचर है, ठीक है। इसके का मतलब क्या है? टेम्परेचर है। यानी इसके डायमेंशन आते हैं, मैं डायमेंशन भी लिख देता हूँ, वो गए m1 l2 t⁻²। और थीटा यानी टेम्परेचर के डायमेंशन हम एक्सप्रेस करेंगे थीटा में, यानी थीटा रेज टू होगा -1। ये डायमेंशन है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट्स के। और ऑप्शन ये रहे आपके सामने m1 l2, ऑप्शन सेकंड है m0 l2, ऑप्शन थर्ड है m1 l-2, और ऑप्शन लास्ट है m2 l-2। सॉल्व करोगे? क्या सॉल्व कर पाओगे? बोलो जल्दी, यस और नो। ट्राई करो, सिर्फ सबसे पहले ट्राई करो। सो टाइम देता हूँ आपके लिए, तो ये आपका टाइम स्टार्ट होता है। देखते हैं कितने बच्चे कम से कम टाइम में सॉल्व कर पाते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स, योर टाइम ऑलरेडी स्टार्टेड। So can you remove that clock? I can't see dimensions. ओके ओके, ठीक है। नाउ ओके, Option 2. ऑप्शन 2. 2 सेकंड वाला, Yes. मतलब ये हम 0 आने वाला है। Yes. फिर से ट्राई करना।
अच्छा, तो प्रांजल ने आंसर दिया था लेस देन 1 मिनट, ठीक है। तो प्रांजल ने जो आंसर सॉल्व किया करेक्ट था, वेरी गुड प्रांजल। और किसी का आया? यस सर, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, वेरी गुड। सो सबसे पहले बताना कैसे सॉल्व किया। यस प्रांजल, एक्सप्लेन करो। सर दैट पावर के जो डायमेंशन है वो m0 l0 t raised to 0 हो जाएगी ओवरऑल। तो ओके, फिर वेरी गुड, z के और थीटा के दिए हैं, तो उससे अल्फा के फाइंड किए वेरी और गुड, इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, सो फिर बीटा के फाइंड किए। ओके, वेरी गुड। सो बिल्कुल आसान था, देखो ध्यान देना। सबसे पहले प्रांजल ने क्या किया, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, जो टर्म होगी एक्सपोनेंशियल में उसकी डायमेंशन 0 आते हैं, यानी हम लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ अल्फा जेड अपॉन के थीटा, ये क्वांटिटी क्या होगी, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस यानी आप लिखोगे m0 l0 t0। अब जबकि हमें अल्फा के डायमेंशन पता करने हैं, z यानी डिस्टेंस दिया है जिसकी डायमेंशन होगी l1 में, k यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसके डायमेंशन वो भी दिए हैं, वो है m1 l2 t-2 और थीटा रेज़ टू -1। और थीटा जबकि टेम्परेचर है, सो उसके डायमेंशन लिखेंगे हम θ1। सो ये हो जाते हैं m0 यानी डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो θ-1 θ+1 तो कैंसिल हो जाएगा। सो अल्फा ये 1 है, ये 2 है, सो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा m1 l2 t-1 और अपॉन था l1, यानी अल्फा के डायमेंशन आते हैं m1, ओके, ये -2 रहेगा, m1 l1 और t-2। बोलो सही है, बोलो क्या अल्फा के डायमेंशन सही है? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब हमारे पास अल्फा के डायमेंशन आ चुके हैं, सो हमें सिर्फ इस क्वांटिटी को और ये वाली क्वांटिटीज को डायमेंशनली करेक्ट दिखाना है, यानी हम लिखेंगे डायमेंशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा, जबकि p उन्होंने दिया था प्रेशर। सो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स के डायमेंशन में हर बार लिख रहा हूँ, फोर्स के डायमेंशन है m1 l1 t-2, एरिया के डायमेंशन है m0 l2 t0। सो डायमेंशन आते हैं m1 l⁻⁻1 t⁻²। सो अब हमारे पास प्रेशर के डायमेंशन है, ठीक है। सो प्रेशर के डायमेंशन हम यहाँ लिखते थे m1 l-1 t-2। अल्फा के डायमेंशन हमारे पास है, ये अल्फा के डायमेंशन, सो m1 l1 t-2, जबकि हमें पता करना था बीटा के डायमेंशन, ठीक है। सो बीटा के डायमेंशन आते हैं, ध्यान दो, m1 l1 t-2 डिवाइडेड बाय m1, ये रहेगा l-1 और t-2। सो बीटा के डायमेंशन m1 0 हो जाएगा, l1 ऊपर आने के बाद वो हो जाएगा m0 l2 और t के डायमेंशन ये -1 ऊपर आने के बाद प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पर -2 था, ऊपर आने के बाद +2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा t0। सो हमारे पास आते हैं बीटा के डायमेंशन m0 l2 t0। सो ऑप्शन में कहीं भी टाइम नहीं था, यानी टाइम 0 आने वाला है। सो हमारा जो ऑप्शन थे वो ऑप्शन वाला सेकंड रहा, m0 l2। आई बात समझ में? बोलो जल्दी, क्या कोई दिक्कत वाली बात है क्या? बोलो, कोई डाउट है? आई बात समझ में? कमेंट करो जल्दी, बोल सकते हो आप। एनी डाउट? सर फिर से रिपीट करेंगे आप? अच्छा ठीक है, चलो फिर से रिपीट करते, कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसा बोलो ना। सो चलो फिर से स्टार्ट करते, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये रहे आपके सामने आज का प्रॉब्लम्स, इसे और अच्छे से लिखते, ठीक है। हाँ चलो स्टार्ट करते। सो सबसे पहले इक्वेशन दिया था, उस इक्वेशन को लिख लेते, p इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा e रेज़ टू माइनस के जेड, सॉरी अल्फा जेड
z अपॉन k मल्टीप्लाई बाय थीटा, ये उन्होंने दिया था और हमें पता करने थे डायमेंशंस। ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा है, जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है उसके डायमेंशन 0 आते हैं, यानी हम लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ अल्फा z अपॉन k मल्टीप्लाई बाय थीटा आर डायमेंशनलेस, यानी m0 l0 t0। जबकि हमें अल्फा के डायमेंशन पता करने थे, वो ने लिख लिया। z जो उन्होंने डिस्टेंस के टर्म्स में दिया था, सो डिस्टेंस यानी डिस्टेंस के डायमेंशन होते हैं m0 l1 t0। k यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के डायमेंशन भी दिए थे, वो हो गए m1 l2 t-2 थीटा -1। और जबकि ये थीटा टेम्परेचर में था और डायमेंशन में हम थीटा एज अ थीटा ही लेते हैं, टेम्परेचर एज अ थीटा ही लेते हैं, सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा थीटा और उसकी पावर है 1 इज इक्वल टू आने वाला है m0 l0 t0। बस अब हमें अल्फा के डायमेंशन को पता करना था, सो ये थीटा -1 था, ये थीटा +1 हो जाएगा, सो इसकी एडिशन हो जाएगी, तो ये थीटा रेज़ टू 0 रहेगा। और यहाँ पर ध्यान दो, सो ये वाली टर्म्स यहाँ आने के बाद, ये वाली टर्म यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगी, m1 l2 t-2, थीटा तो ऑलरेडी 0 हो चुका है, और ये नीचे रहेगा m0 l1 और t0। सो अब हमें मिलेंगे अल्फा के डायमेंशन, वो हो गए m1 l1 t-2। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो जल्दी, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ओके, अब हमें पता करना था अल्फा, यानी हमें पता करना था बीटा के डायमेंशन। सो बीटा कहाँ है इस इक्वेशन में, सो ये ऊपर वाली, ये पूरी की पूरी टर्म डायमेंशन लेस है, सो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, सो सिर्फ हमें इसके डायमेंशन पता करने थे। सो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई किया, यानी हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा। सो P यानी कि प्रेशर था, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और उसके डायमेंशन आते हैं m1 l-1 t-2। तो यहाँ पर इसके डायमेंशन हमने लिख लिए m1 l-1 और t-2। तो जबकि डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा, जबकि हमें डायमेंशन ऑफ अल्फा पता थे m1 l1 t-2, और जबकि हमें बीटा के डायमेंशन मालूम करने थे। सो बीटा इज इक्वल टू आता है m1 l1 t-2 डिवाइडेड बाय m1 l-1 t-2। और ये वाला प्लस था ना, कहाँ गलती हुई? अच्छा ठीक है, बोलो बिल्कुल सही है। सो बीटा इज इक्वल टू m1 -1 ऊपर आने के बाद m0 हो जाएगा, ये l1 ऊपर आने के बाद प्लस हो जाएगा, तो वो होगा l2, और t-2 ऊपर आने के बाद प्लस हो जाएगा, तो t-0। सो बीटा के डायमेंशन हमें मिल चुके हैं m0 l2। आई बात समझ में? बोलो जल्दी, क्या कोई दिक्कत वाली बात है? बोलो जल्दी, आई बात समझ में? Yes. ओके, देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है, क्या कोई डाउट है? बोलो जल्दी, No, फिर से बताता हूँ, क्या कोई डाउट है? No, sir. No, sir. ओके चलो No. फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम को लेते हैं, देखते हैं इसे कितने बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, हो चुका होगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, अब देखते हैं इसे कितने बच्चे सॉल्व करते हैं। पूछा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx जितना, और गिवन है y, जबकि उन्होंने कहा है इट इज अ डिस्प्लेसमेंट, और t जबकि उन्होंने कहा है टाइम, और x ए डिस्टेंस। ठीक है, सो आपसे पूछा है डायमेंशन पता करो a के, ये ओमेगा है, w नहीं, इसे हम कहेंगे ओमेगा। ठीक है, ये क्या है? ओमेगा।
ठीक है, और के डायमेंशन पता करो, और ऑप्शन दिए हैं आपको, ऑप्शन दिए हैं। ए के डायमेंशंस कुछ इस तरह से है। ए के डायमेंशन दिए है आपको L1, ओमेगा के डायमेंशन आपको दिए है M0 L0 T-1, और के डायमेंशन दिए है आपको M0 L-1 T0। ऑप्शन सेकंड है ए के डायमेंशन दिए है, ए यानी डिस्टेंस है M1 L1, ओमेगा के डायमेंशन दिए है M1 L0 T-2, के डायमेंशन आपको दिए है M0 L-1 T-1। ऑप्शन थर्ड है ए के डायमेंशन आपके पास है M0 L2, ओमेगा के डायमेंशन आपको दिए है M0 L0 T-2, और के डायमेंशन आपको दिए है M0 L2 T-2, और ऑप्शन लास्ट है ए के डायमेंशन दिए है M1 L1 T-2, ओमेगा के डायमेंशन दिए है M1 L1 T1, के डायमेंशन दिए है M0 L0 T0। सो ये रहे ऑप्शन आपके सामने, देखते इसे कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। बच्चे सॉल्व करना। सर ऑप्शन 1 ऑप्शन 1, ओके, किसने आंसर दिया? रिद्धि। Option 1. अच्छा, कैसे ऑप्शन सॉल्व किया बताना जल्दी, सॉल्व कैसे किया? Sir, that in bracket that omega t and kx minus kx, it will be dimensionless as they will be angles. ओके, वेरी गुड। सो क्या होता है, वेरी गुड बेटा। सो क्या होता है, ध्यान दो, जो क्वांटिटीज होती है ओमेगा टी माइनस के एक्स, हम लिखते हैं ना कोई भी साइन की वैल्यू, ध्यान दो, अब मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, चलो यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान दो, जब भी हम कोई भी एंगल लेते हैं तो एंगल हम कैसे लेते हैं, मानो साइन होगा, सो साइन हम लिखते हैं ना 60 माइनस 30 डिग्री। सो ये भी क्या रहा, एंगल थीटा, ये भी क्या रहा, एंगल थीटा। या फिर हम ऐसे भी लिखते हैं साइन 180 माइनस 30 डिग्री, ऐसा भी लिखते हैं। तो ये 180 डिग्री क्या था, थीटा था, ये 30 डिग्री क्या है, थीटा है। सो उसी तरह हमें वैल्यू दी थी साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी ये ओमेगा टी क्या है, थीटा है, के एक्स क्या भी है, के एक्स भी क्या है, थीटा है, यानी ये दोनों एंगल है। और सभी को पता है एंगल कौन सी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू हम लिखेंगे डायमेंशनलेस M0 L0 T0। उसी तरह डायमेंशंस ऑफ के एक्स इज इक्वल टू हम लिखेंगे M0 L0 T0। आई बात समझ में, बोलो जल्दी, क्या कोई दिक्कत है? नो सर। हाँ बिल्कुल आसान था। देखो मैं फिर से बताता हूँ, जो भी एंगल होगा, हमने पहले भी फर्स्ट ब्रिज कोर्स में भी लिया था, और यहाँ जब भी हमारा क्लास स्टार्ट हुआ तब भी हमने लिया था कि एंगल के डायमेंशंस नहीं होती, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। यानी अगर ये 60 डिग्री था तो ये एंगल होगा थीटा, सो इसके डायमेंशन क्या आएगी, M0 L0। इसी को हम कंपेयर करेंगे जो इक्वेशन हमने हमारे पास दिया था उस इक्वेशन से, तो हमें पता चलता है कि ओमेगा टी ये तो एंगल हुआ, के एक्स ये भी क्या हुआ, एंगल हुआ। सो ओमेगा टी के डायमेंशन क्या आएगी, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी आने वाली, यानी होगी M0 L0 T0। यानी हम लिखेंगे फिर से वही वाला फर्स्ट वाला इक्वेशन, ओमेगा टी इज इक्वल टू हो जाने वाला है M0 L0 T0, जबकि टी उन्होंने क्या दिया था, टाइम था, टी क्या था, टाइम था। सो ओमेगा T⁻1 हो जाने वाला है M0 L0 T0। सो ओमेगा इज इक्वल टू M0 L0 T0 अपॉन T1। सो अब बताना ओमेगा के डायमेंशन M0 L0 T-1, बोलो सही है?
बोलो सही है, कमेंट Yes, करना। Yes, sir. ओके वेरी गुड। यानी अगर हम इसे ऑप्शन में देखेंगे तो m0 l0 t⁻⁻1 ये आता है ऑप्शन 1 में, ठीक है। और भी है, अब हम kx के यानी इक्वेशन 2 के डायमेंशन देखेंगे kx। सो ये रहा kx, जबकि एंगल रहा तो ये डायमेंशन लेस हो जाने वाला है m0 l0 t0 x, जबकि उन्होंने डिस्टेंस के टर्म में दिया था और k के डायमेंशन पता करने के लिए कहा था। तो ये हो जाएगा L1, ये होगा m0 l0 t0। सो k के डायमेंशन आते हैं, देखो m0 l-1 t0। आई बात समझ में? सो ऑप्शन 1 में ये था m0 l-1 t0। बोलो क्या कोई दिक्कत वाली बात? जल्दी बोलना। No, sir. ओके वेरी गुड। अब आते हैं k के डायमेंशन पता चल चुके हैं, ओमेगा के डायमेंशन पता चल चुके हैं, अब हमें a के डायमेंशन पता करने हैं। सो a के डायमेंशन के लिए इक्वेशन था y = a sin ओमेगा t माइनस kx। यानी इस इक्वेशन को हम सिंपल से कंपेयर करेंगे, y = a sin, अब ये तो थीटा रहा ना, ये कंप्लीट क्या है? एंगल है, यानी इसे हम एज अ थीटा में रिप्लेस करेंगे, जबकि थीटा के डायमेंशन तो होते ही नहीं, यानी ये पूरी की पूरी टर्म साइन थीटा। सो हमेशा के लिए याद रखना, चाहे आपको साइन थीटा दिया जाए, चाहे कॉस थीटा दिया जाए, चाहे टैन थीटा दिया जाए, जब भी एंगल आएगा तो उसके डायमेंशन होंगे 0। तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी, यानी y = कितना होगा? a के बराबर, जबकि y उन्होंने दिया था डिस्प्लेसमेंट। सो a के डायमेंशन कितने आते हैं? m0 l1 t0। आई बात समझ में? तो ये दिए थे ऑप्शन 1 में, l के डायमेंशन 1। बोलो क्या कोई दिक्कत वाली बात है? सर एक अच्छा फिर से एक्सप्लेन करते, चलो फिर कोई बात नहीं, स्टार्ट नहीं करते। सर, ए से यहाँ से स्टार्ट करो, y = a sin ओमेगा t यस माइनस सर, ओके यस सर। ठीक है, ध्यान दो। सो ये वाली टर्म थी, इक्वेशन ऑलरेडी हमें गिवन था और मैं बता चुका हूँ। ये दोनों एंगल है इस तरह से 60 - 30, 180 - 30 या किसी भी तरह से, यानी इसका जो प्रोडक्ट आने वाला है, जब भी हम इसका डिफरेंस लेंगे तो आने वाली कौन सी क्वांटिटी होगी? एंगल ही होगी। तो जबकि एंगल के डायमेंशन क्या है? m0 l0 t0, यानी वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, यानी साइन थीटा ले लो, कॉस थीटा ले लो या फिर टैन थीटा ले लो, ये कौन सी क्वांटिटी हो जाने वाली है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाने वाली है। सो हमें क्या पता करना था? तो अगर ये डायमेंशन लेस हुआ तो ये हमारे पिक्चर में रहेगा ही नहीं। तो y = कितना होता है? a होता है, यानी हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ a, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ y = डायमेंशन ऑफ a, जबकि y उन्होंने दिया था डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन आते हैं m0 l1 t0, वही तो डायमेंशन होगी a के। आई बात समझ में? यस सर। ओके ठीक, फिर इस तरह से। सो अब ध्यान देना, मैं यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लिखने जा रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सो हमेशा याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हम क्या करते हैं? कोई भी इक्वेशन दिया हो, मानो कोई ऐसा इक्वेशन है s = ut + ½ of at², तो हम लिखते हैं, मानो आपसे पूछा जाए कि u और a के डायमेंशन बताओ, तो u और a के डायमेंशन आप कैसे पता करोगे? s = ut से, यानी आप सिंपल लिखोगे डायमेंशन ऑफ s = डायमेंशन ऑफ ut, और उसके बाद आप लिखोगे इसके और इसके डायमेंशन कंपेयर करने के बाद इसके और ये सेकंड वाले टर्म्स के डायमेंशन, यानी s = ½ of at², यानी आप लिखोगे डायमेंशन ऑफ s = डायमेंशन ऑफ ½ of at²। सो इस तरह से हमने काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए। फिर आती है एक नई वाली प्रोसेस, यानी कोई भी इक्वेशन दिया हो एक्सपोनेंशियल की टर्म में, अल्फा × z/k थीटा, या फिर e⁻k × x, या फिर e⁻kx + ω_t। सो हमेशा याद रखना, ये जो पावर वाली टर्म होगी, ये जो पावर वाली टर्म होगी, इसके डायमेंशन क्या आने वाली है? ये पूरे के पूरे डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, डायमेंशन लेस। ये पूरी वाली टर्म्स क्या होगी?
डायमेंशनलेस, यानी अल्फा जेड अपॉन के थीटा के डायमेंशन क्या आने वाले हैं, m0 l0 t0। फिर हमें जिसके डायमेंशन चाहिए उसके हम डायमेंशन पता कर सकते हैं। फिर से kx के डायमेंशन क्या आने वाले हैं, डायमेंशनलेस, यानी m0 l0 t0। फिर उसके बाद kx प्लस ओमेगा टी के डायमेंशन क्या आने वाले हैं, फिर से वही m0 l0 t0। सो इस तरह से हमने काफी सारे प्रॉब्लम इसके ऊपर सॉल्व किए। फिर आया था एक नया वाला प्रॉब्लम, यानी कोई साइन के टर्म्स में दिया हो, तो हमेशा याद रखना साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो या कोई भी वैल्यू हो, तो साइन के टर्म में आने वाला एंगल, कॉस थीटा के टर्म में आने वाला एंगल, टैन थीटा के टर्म में आने वाले एंगल्स, ये सब डायमेंशन, सब ट्रिग्नोमेट्री में आने वाले एंगल्स डायमेंशनलेस होंगे। ओके, सो अभी तक यहाँ इस पूरे प्रोसेस में किसी को कोई दिक्कत है, बोलो जल्दी। या कोई दिक्कत वाली बात, कोई ऐसी कंसेप्ट हो जो आपको अंडरस्टैंड नहीं हुई या फिर से रिपीट करनी हो, बोलो जल्दी, कमेंट करना, बोलो जल्दी। क्या कोई कंसेप्ट को रिपीट करना है, क्या फिर कोई किसी प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व करना है, बोलो जल्दी। आई बात समझ में? यस सर। ओके ठीक है, सो फिर अब हम आगे चलते हैं। अब हम एप्लीकेशन के बारे में देखने वाले हैं। अभी तक हमने ले लिया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया जाए, लेकिन हर जगह प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई नहीं होती। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें सिर्फ सिखाती है कि डायमेंशंस, अगर कोई एडिशन के टर्म में फिजिकल इक्वेशन, फिजिकल क्वांटिटी का इक्वेशन हो, कोई सब्सट्रैक्शन के टर्म में फिजिकल क्वांटिटीज का इक्वेशन हो, कोई मान लो कोई पावर के टर्म में फिजिकल क्वांटिटीज का इक्वेशन हो, कोई साइन के टर्म में फिजिकल क्वांटिटीज का इक्वेशन हो, या फिर कोई डिवीजन के टर्म में फिजिकल क्वांटिटीज का इक्वेशन हो, तो उस तरह के इक्वेशन के डायमेंशंस को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलेंगे हमारे एक्चुअल एप्लीकेशन पर। वो एप्लीकेशन है किसी भी इस डायमेंशन की प्रोसेस को यूज करके हम पता करेंगे वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। okay? मैं फिर से बताता हूँ, इस डायमेंशनलेस यानी डायमेंशन की प्रोसेस को यूज करके हम पता कर सकते हैं वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, या फिर वो फॉर्मूला जो भी हम आगे जाकर डिराइव करने वाले हैं वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। सो हेडिंग देना नए फ्रेश पेज लेकर, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। सो इससे इस पूरे कंसेप्ट में से फर्स्ट ऑफ द एप्लीकेशन हम लेंगे चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, या फिर हम लिखेंगे चेकिंग करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। लिखते चलो, कोई भी इक्वेशन हो उस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं वो सिर्फ हमें बताना है। चेकिंग करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है। अब ध्यान दो, इसके लिए हम एक सिंपल सी कहानी देखते हैं। सो कहानी बिल्कुल आसान है। मान लो कोई टीचर हो और उस टीचर का एक असिस्टेंट होगा। मान लो ये हमारे टीचर, कोई टीचर होगा और इस टीचर के कोई असिस्टेंट होगा। सो ये मानते हैं हम ये प्रोफेसर हैं और ये इसके असिस्टेंट है। सो असिस्टेंट क्या होता है? असिस्टेंट वो पर्सन होता है जो भी प्रोफेसर कहेगा उसे सिर्फ मानना होता है, अपना ज्यादा दिमाग नहीं चलाना पड़ता, सिर्फ मानना होता है कि जब भी उसने कोई टर्म्स कही हो, जब भी उसने कोई इक्वेशन दिया हो, जब भी कोई उसने पेपर्स वर्क दिए हो, सिर्फ उस पेपर वर्क में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो, सिर्फ उसे चेक करना होता है। ये होता है असिस्टेंट का काम। तो क्या हुआ, इस प्रोफेसर ने एक क्वेश्चन पेपर बनाया, ये वाली क्वेश्चन पेपर, मानो इसने फिजिक्स की क्वेश्चन पेपर बनाई प्रोफेसर ने, और उन्होंने असिस्टेंट से कहा कि इस क्वेश्चन पेपर को जरा आप चेक कीजिएगा। तो चेक कीजिएगा इसका मतलब क्या है? सिर्फ देखना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं, सिर्फ देखना कोई प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं, और सिर्फ देखना क्या कोई वर्ड गायब तो नहीं। सो असिस्टेंट था, असिस्टेंट को कहा गया सिर्फ इतना चेक करो।
सिर्फ वर्ड देखो, स्पेलिंग देखो, प्रिंटिंग देखो। मतलब अगर असिस्टेंट को लगा कि इस क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन गलत है, तो वो जो गलत क्वेश्चन होगा या फिर वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होगा, वो बता नहीं सकता प्रोफेसर को ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि प्रोफेसर ने क्या काम दिया है, उसे सिर्फ वर्ड चेक करना, स्पेलिंग चेक करना और प्रिंटिंग मिस्टेक है या कोई, ये सिर्फ चेक करना, अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये सिंपल सा काम है उस असिस्टेंट का। सो ये चेकिंग ऑफ करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन यही असिस्टेंट वाला काम करता है। यानी ये देखता नहीं कि कौन सा इक्वेशन कहाँ से आया है, बिल्कुल नहीं। फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, इससे उससे कुछ लेना देना नहीं है। इसे सिर्फ देखना है जो भी इक्वेशन होगा वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। आई बात समझ में? उसे सिर्फ देखना है जो भी इक्वेशन आने वाला है, मानो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन आया, ये इक्वेशन दिया है, सिर्फ चेक करना है हमें ये इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस और राइट हैंड साइड के डायमेंशन इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल हो गए तो हम कहेंगे this equation is dimensionally correct, dimensionally correct। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आती तो हम कहेंगे this equation is not dimensionally correct, not dimensionally correct। सिर्फ असिस्टेंट वाला काम, प्रोफेसर वाला काम नहीं, सिर्फ असिस्टेंट वाला काम। यानी कि सिर्फ चेक करना है इसके डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड के और इसके डायमेंशन राइट हैंड साइड के सही है या नहीं। बोल आई बात समझ में? सो चेकिंग करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन क्या है, मैं फिर से लिखता हूँ। चेकिंग करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन वो वाली प्रोसेस है, वो वाला एप्लीकेशन है जहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशन देखते हैं क्या वो डायमेंशनली इक्वल है या नहीं। कोई भी इक्वेशन दिया हो, हमें बिल्कुल भी पता नहीं करना कि इक्वेशन कहाँ से आया हो, कैसे डिराइव करना हो, कुछ भी नहीं। सिर्फ देखना है लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सही है या नहीं। अगर करेक्ट हो गए तो हम कहेंगे दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अगर ना करेक्ट आए तो हम लिखेंगे दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली नॉट करेक्ट, या फिर हम लिखेंगे दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली नॉट बैलेंस्ड। सो चेकिंग करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है। सो ये वाली प्रोसेस बताती है हमें फॉर करेक्ट इक्वेशन dimensions of each term on left hand side is equal to dimensions of each term on a right hand side। आई बात समझ में? सिर्फ चेक करना है आपको लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशन करेक्ट है या नहीं। सो अब हम इसे कुछ प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट वाला आपको प्रॉब्लम दिया है, क्वेश्चन है इक्वेशन दिया है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ये क्या है बच्चों, बताओ जल्दी, ये कौन सा इक्वेशन है? यस बोलो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अरे नहीं, क्या ये काइनेमेटिकल इक्वेशन है? न्यूटन्स इक्वेशन। न्यूटन सेकंड यस, काइनेमेटिक इक्वेशन। अरे क्या ये काइनेमेटिकल इक्वेशन है या नहीं? यस सर। वेरी गुड। सो इसमें यस का क्या मतलब होता है? यस होता है वो कितना ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ, बोलो सही है? या फिर हम लिखेंगे उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। इसका जो u होता है वो u है इसकी वेलोसिटी। कौन सी वाली वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी, कोई पता है सब। फिर a जो वाली टर्म है वो a वाली टर्म क्या है? इसका एक्सेलरेशन। और t वाली टर्म होती है उसकी टाइम। ओके वेरी गुड। सो सिर्फ हमें चेक करना है क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इस तरह से अप्लाई किया जाता है, इसे बताता हूँ। देखो सिर्फ आपको चेक करने हैं क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। यानी हम देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे जो इक्वेशन था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन में से
ये लेफ्ट हैंड साइड रही और ये राइट हैंड साइड रही। तो सबसे पहले हम देखेंगे यस के डायमेंशन और यूटी के डायमेंशन इक्वल आते हैं या, फिर हम देखेंगे यस के डायमेंशन और हाफ ऑफ एटी स्क्वायर के डायमेंशन इक्वल आते हैं, यानी हम देखेंगे डायमेंशन ऑफ यस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यूटी। बोलो सही है, बोलो सही है। Yes, sir. ओके, फिर हम देखेंगे डायमेंशन ऑफ यस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, मैंने बताया है 1/2 क्या ये नंबर है, इसके डायमेंशन तो नहीं आते, यानी a मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर के डायमेंशन। जबकि डायमेंशन ऑफ यस यानी डिस्प्लेसमेंट है, इसके डायमेंशन हमें पता है, तो डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन बताना m0 l1 t0। डायमेंशन ऑफ u मल्टीप्लाई बाय t, u मतलब क्या है वेलोसिटी, अब वेलोसिटी के डायमेंशन बताना m0 l1 t -1, और टाइम के डायमेंशन यहाँ पर हमने लिख लिए t1। सो ये -1 ये +1 0 हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन क्या इक्वल आते हैं, बोलो जल्दी। Yes, sir. क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड Yes, साइड sir. के इक्वेशन इक्वल आते हैं? Yes, sir. ओके ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पर ध्यान दो, डायमेंशन ऑफ यस इज इक्वल टू एटी स्क्वायर। सो सबसे पहले लिख लो डायमेंशन ऑफ यस, फिर से वही डायमेंशन ऑफ यस कितने हैं, m0 l1 t0। अब डायमेंशन ऑफ ए यानी क्या था, एक्सेलरेशन था, इसके डायमेंशन कितने आएंगे, m0 l1 t -2, और यहाँ पर टाइम था और उसकी पावर 2 थी, यानी t⁻² हो जाएगा। सो या +2 और ये -2, क्या ये दोनों 0 हो जाएंगे? सो ये होगा m0 l1 t0, और यहाँ पर भी आने वाला है m0 l1 t0। अब मुझे बताना, क्या ये यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर दोनों तरफ m0 l0 t0 इज इक्वल टू m0 l0 t0 आता है या नहीं? Yes, sir. आता Yes, है। तो अब आप Yes, इस sir. इक्वेशन को क्या कहोगे, दिस इक्वेशन, बोलो दिस इक्वेशन Dimensionally इज वेरी गुड, dimensionally correct. इज डायमेंशनली करेक्ट। आई बात समझ में? बोलो क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर से बताता हूँ, बिल्कुल आसान प्रोसेस है, सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशन चेक करने हैं। अगर वो इक्वल आएंगे तो दे देना डायमेंशनली करेक्ट, और इक्वल नहीं आते तो छोड़ दो, आप कहोगे डायमेंशनली नॉट करेक्ट। बोलो क्या कोई दिक्कत वाली बात, बोलो क्या कोई दिक्कत वाली बात, जल्दी बोलो, कमेंट करो फास्ट। No, sir. No, sir. No, sir. सो होमवर्क दूं आपको? No, sir. ओके, देखते हैं अब इस पर कितने सारे बच्चे सॉल्व करते Yes, हैं। sir. ओके, किसी ने कहा था होमवर्क दो, उसने कहा नो सर, ऐसे थोड़े रहता है। सो ये रहे पीरियोडिक टाइम, टाइम के डायमेंशन t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। आपको चेक करना है दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है आपके लिए, थर्ड वाला प्रॉब्लम रहा, h इज इक्वल टू r रो g डिवाइडेड बाय 2s मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। यहाँ पर मैं 2t लिखता हूँ। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो लेंथ है, जो l दिया है वो है लेंथ, जो g दिया है वो है एक्सेलरेशन, ठीक है, जो कैपिटल T दिया है वो है टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, इक्वेशन है h इज इक्वल टू r रो g डिवाइडेड बाय 2t cos थीटा। सो ये जो h है, ये जो h है हाइट, ये इक्वेशन यूज होने वाले हैं, ये पीरियोडिक टाइम का इक्वेशन है, और ये सरफेस टेंशन की कैपिलरी हाइट कितनी बड़ी है इसमें यूज करते हैं, वो डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। सो ये है हाइट, आर भी है उसकी रेडियस, रो है डेंसिटी। आप इन सभी के डायमेंशन पता होने चाहिए। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इसके डायमेंशन आने वाले हैं m1 l-3 t0। फिर आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल याद रखना, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के डायमेंशन आएंगे m0 l1 t -2। फिर t है सरफेस टेंशन,
और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, और इसके डायमेंशन भी लिख देता हूं मैं। फोर्स के डायमेंशन होते हैं m1 L1 T-2, और ये रहे लेंथ के डायमेंशन m0 L1 T0, यानी इसके सरफेस टेंशन T के डायमेंशन आते हैं m1 L0 T-2, और cos थीटा तो आप सभी को पता है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये दोनों आपको होमवर्क में क्या आप सॉल्व कर पाओगे? सर थर्ड एग्जांपल फिर से रिपीट करो ना। h अच्छा, इज चलो। इक्वल टू अच्छा, मैं फिर से बताता हूँ। ये वाला सेकंड वाला इक्वेशन, थर्ड वाला इक्वेशन रिपीट करो फिर से, थर्ड वाला। यस सर। सेकेंड भी करो सर। अच्छा ठीक है। सो सेकंड वाला इक्वेशन है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यल अपॉन जी। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यल अपॉन जी। यल क्या है? लेंथ है। g क्या है? एक्सेलरेशन है। और t क्या है? टाइम है। थर्ड वाला इक्वेशन है h इज इक्वल टू r रो g डिवाइडेड बाय 2t cos थीटा। सो h क्या है? हाइट है। r क्या है? रेडियस है। रो क्या है? डेंसिटी है। डेंसिटी कितनी आती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी m1 L-3 T0। इसके भी डायमेंशन दिए हैं, मैंने यहाँ पर आपको राइट करके दिए। सो आगे से आपको इसे फाइंड करना है। जी क्या है? एक्सेलरेशन है, और सभी को पता है एक्सेलरेशन के डायमेंशन m0 L1 T-2, और t वाली कौन सी क्वांटिटी है? ये रहेगी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मैं सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला लिख कर दे रहा हूँ। इसकी मीनिंग, इसका डिटेल हमारा एक पूरा टॉपिक है, उसमें हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स के डायमेंशन यहाँ लिख लिए, लेंथ के डायमेंशन यहाँ लिख लिए, तो हमें मिल चुके हैं टी के डायमेंशन। क्या अब आप इसे सॉल्व कर पाओगे? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, क्या सॉल्व कर पाओगे इसे आप? यस और नो? सिर्फ डायमेंशियली करेक्ट चेक करना है। अरे बोलो यार, मेरी आवाज आ रही सबको? प्रणव? Yes, sir. अच्छा, सॉल्व कर पाओगे ना आप इसे? Yes, sir. सो ये दोनों प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क है, ये दोनों प्रॉब्लम। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है? क्या अभी तक जो भी पढ़ाया है उसमें कोई दिक्कत है, कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आपके पास 2 मिनट है, बोलो जल्दी। क्या कोई डाउट है? क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई कॉन्सेप्ट रिपीट करनी है? बोलो जल्दी। नो सर। ओके, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? क्या डायमेंशन वाला टॉपिक इजी है या डिफिकल्ट? बोलो जल्दी। अरे भाई बोलो। इजी है सर। अरे बिल्कुल आसान है, फिजिक्स का हर एक टॉपिक बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है? जब भी, मैं फिर से बताता हूँ, जब भी आपको कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगे या आपके सर के ऊपर से जा रहा हो तो मुझे बिल्कुल बताना मत भूलिएगा, हम इसे फिर से रिपीट कर सकते हैं। चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।